हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर थर्ड पेपर उसका लेक्चर्स थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सर्किट एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉज पढ़ेंगे। किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं। फर्स्ट वन इज नोड और जंक्शन एनालिसिस, and second method is mesh और लूप एनालिसिस। नोड को हिंदी में संधि बोलते हैं और मैश को पाश बोलते हैं, लूप ही कहा जाता है। या तो हम एक तरीका है किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने का, नोड और जंक्शन के बेसिस पे सॉल्व किया जाए, और दूसरा तरीका है मैश और लूप। नोड और जंक्शन एनालिसिस किसी भी नेटवर्क का अगर करा जाए तो वो किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है, जो कि है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। और अगर किसी भी नेटवर्क का मैश और लूप एनालिसिस किया जाता है, जो कि बेस्ड है किरचॉफ के सेकंड लॉ पे, जो कि है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो KCL पे जो बेस्ड एनालिसिस है वो नोड और जंक्शन एनालिसिस है, और KVL पे जो बेस्ड एनालिसिस है वो मैश और लूप एनालिसिस है। नोड और जंक्शन एनालिसिस, नोड का जैसे कि हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि नोड और जंक्शन होते कहाँ है, कि किसी भी नेटवर्क में वो पॉइंट जहाँ दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज आकर मिलती हैं। मैश और लूप एनालिसिस क्या है कि ब्रांचेस का बना वो क्लोज्ड पाथ मैश या लूप कहा जाता है। हम इसे एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कि नोड और जंक्शन एनालिसिस क्या होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस सपोज कोई एक सर्किट अज्यूम करते हैं। एक सर्किट है जो कि एक एक्टिव सर्किट है। जिसमें हमने 5 इम्पीडेंस यूज़ करे हैं। इनको हम नेमिंग भी कर देते हैं, Z1, Z2, Z3, Z4 एंड Z5। लेट सोर्स इज E। ठीक है, करंट डिफाइन कर देते हैं। कोई करंट I फ्लो हो रहा है Z1 के थ्रू, और ये करंट आगे आके इस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस मीट कर रही है। तो एक नोड है इस नेटवर्क का, इसको हम A नाम दे देते हैं। I यहाँ के स्प्लिट हो रहा है A पर, एक पार्ट Z2 के थ्रू फ्लो हो रहा है और एक पार्ट Z3। तो हम इसे नेमिंग कर देते हैं कि I1 जाकर Z2 में फ्लो हो रहा है और I2 Z3 में फ्लो हो रहा है। अगेन आगे Z2 और Z4 जहाँ कर मीट कर रहे हैं वो एक और पॉइंट है जिसे नोड या जंक्शन पॉइंट है, जिसे हम B का नाम दे देते हैं। यहाँ I1 आकर फर्दर Z2 से थ्रू फ्लो होकर फिर दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। एक पार्ट Z4 में जा रहा है और एक पार्ट Z5 में। जो Z4 में जा रहा है उस करंट को हम I4 बोल देते हैं, और जो Z5 में जा रहा है उसे हम I3 नेम कर देते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम O बोल देते हैं। किसी भी नेटवर्क को जब नोड और जंक्शन एनालिसिस किया जाता है तो सबसे पहले मेंशन किया जाता है कि उसमें पूरे नेटवर्क में कितने नोड या जंक्शन हैं। इस पूरे नेटवर्क में जो नंबर ऑफ नोड्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? A पॉइंट, B पॉइंट एंड O पॉइंट। ठीक है,
ये तो हमारा नेटवर्क है जिसे हम सॉल्व करना चाहते हैं, नोड और जंक्शन एनालिसिस। तो सॉल्व करने का जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि किसी भी नेटवर्क को जब नोड या जंक्शन एनालिसिस किया जाता है तो उसमें सबसे पहले किसी पर्टिकुलर पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। जनरली हम ऐसे पॉइंट जो कि ग्राउंडेड हैं उनको हम रेफरेंस पॉइंट यूज़ करते हैं। तो लेट अस सपोज ओ को हम रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं कि ये इस सर्किट का रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। अब इस पूरे नेटवर्क में 3 नोड हैं ए बी ओ, जिसमें से ओ रेफरेंस पॉइंट है। इन जनरल अगर किसी भी नेटवर्क में n नोड्स होते हैं तो उस पूरे नेटवर्क में जो इक्वेशंस आती हैं वो नंबर ऑफ इक्वेशंस आती हैं n-1 इक्वेशंस। अगर अभी अब एग्जाम्पल की बात करें तो 3 नोड हैं तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी आनी चाहिए? 2। चलिए सर्किट के लिए हम डिफरेंट ब्रांचेस में करंट पहले कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट आई कैलकुलेट करते हैं कि आई क्या हो जाएगा। करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस। फर्स्ट आई क्या है आपका? नाउ आई है आई करंट फ्लो हो रहा है Z1 के थ्रू, और जो पोटेंशियल है किस किस के बीच में है? E और पॉइंट A। तो यहाँ मान लें इस पोटेंशियल को EA बोल लें और इस पोटेंशियल को EB बोल लें और यहाँ रेफरेंस पॉइंट वाले को EU बोल लें इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो I हो जाएगा E माइनस EA ओवर Z1, ठीक है। ऐसे I1 क्या हो जाएगा? I1 का EA माइनस EB ओवर Z2। I1 फ्लो हो रहा है Z2 के थ्रू और किन किन के बीच के पोटेंशियल की बात हो रही है? A और B की। तो I1 हो जाएगा EA माइनस EB ओवर Z2। नेक्स्ट I2 क्या हो जाएगा? EA माइनस EO ओवर Z3। इसी तरह से I3 क्या हो जाएगा? EB माइनस EO, इन दोनों के बीच की बात हो रही है, EB माइनस EO ओवर Z5, ठीक है। और I4 क्या हो जाएगा? EB माइनस EO ओवर Z4। तो ये हमारी टोटल करंट है I1, I2, I3, I4 करंट जो हमारी फ्लो हो रही है नेटवर्क में, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट डिसाइड किया था। रेफरेंस पॉइंट हमेशा अज्यूम किया जाता है कि ज़ीरो पोटेंशियल पे होता है। रेफरेंस पॉइंट को ज़ीरो पोटेंशियल पे अज्यूम किया जाता है। इट मीन्स EO इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इन इक्वेशंस में इन जो वैल्यूज़ हैं ये करंट में, अगर हम EO इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें तो इधर देखिए I2 करंट देखिए, I2 इज इक्वल टू EA माइनस EO, तो EO ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या रह जाएगी? I2 इज इक्वल टू EA ओवर Z3। I3 क्या रह जाएगा? EB ओवर Z5। I4 इज़ EB ओवर Z4, ठीक है। अब हमें ये जो नेट और जंक्शन एनालिसिस जो यूज़ किया जाता है, बेसिकली जो प्राइमरी एम है वो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, डिफरेंट नोड्स पे या जंक्शन पे पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब हम नोड की बात करें, क्योंकि इस पूरे नेटवर्क में 3 इफेक्टिव नोड थे जिसमें से हमने एक को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तो जो रिमेनिंग 2 हैं वो हैं A एंड B। तो हम बात करते हैं एट नोड A। देखिए ज़रा, A जो नोड है इस पे नोड और जंक्शन एनालिसिस पे क्या लगना चाहिए?
KCL लगना चाहिए, करंट का लॉ। तो करंट लॉ क्या कहता है कि समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, कि जितनी भी करंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रही है उतनी ही वहाँ से वापस बह भी रही है। तो कितना करंट आ रहा है, I आ रहा है, और किस किस में स्प्लिट हो रहा है, I1 और I2 में। तो इसका मतलब जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, ए पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। या इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं I माइनस I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वेशन 1। एट नोड बी बात करें तो नोड बी पे क्या हो रहा है, ये नोड बी है आपका। यहाँ कौन सी करंट आ रही है, I1 आ रही है और स्प्लिट हो रही है I3 और I4 में। तो इसको इक्वेशन फॉर्म में हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, या फिर I1 माइनस I3 माइनस I4, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन जो नोट्स पे हैं, अब हम पहले ही I1, I2, I3, I4 की वैल्यूज़ निकाल चुके थे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो हम ये अगर वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर देंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल और इम्पीडेंस रह जाएंगी। तो इससे बहुत इजी रहेगा, क्योंकि बाकी सब वैल्यूज़ तो अननोन है, Z4 इम्पीडेंस तो नोन है। हम इससे जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो हैं EA और EB, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है आपका नोड और जंक्शन एनालिसिस का। नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट है आपका मैश और लूप एनालिसिस। दैट इज़ सपोज हमने वही एक नेटवर्क अज्यूम कर लिया है। आपको पता ही है मैश और लूप क्या होते हैं। किसी भी नेटवर्क में जो ब्रांचेस का क्लोज्ड पाथ है वो मैश या लूप कहलाता है। इस पूरे नेटवर्क में 3 लूप हैं, एक ये, एक सेकंड ये एंड थर्ड। हम इनको पहले नंबरिंग कर देते हैं। ये लूप फर्स्ट है, ये लूप सेकंड है और ये लूप थर्ड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, हमें डायरेक्शन ऑफ करंट डिसाइड करना है कि इस पूरे नेटवर्क में करंट कैसे फ्लो हो रहा है। लेट अस सपोज इस पूरे नेटवर्क में I1 फ्लो हो रहा है, नेक्स्ट नेटवर्क में I2 है, नेक्स्ट लूप में, और थर्ड लूप में I3 करंट फ्लो हो रहा है। ये जो डायरेक्शन है हमने अपनी सुविधा से, अपनी कन्वेंशन के हिसाब से ले लिया है कि -2 प्लस ले रहे हैं हम, ठीक है। अब हर एक पर्टिकुलर लूप में हमें इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, KVL अप्लाई करना है बेसिकली, जो क्योंकि मैश और लूप एनालिसिस KVL जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ है उस पर डिपेंड करता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हर लूप में हमें KVL अप्लाई करते हुए इक्वेशन सॉल्व करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट डिसाइड कर दिया है, लूप की नंबरिंग कर दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लूप 1 में चलते हैं। लूप फर्स्ट के लिए इक्वेशन लिखते हैं। ये लूप फर्स्ट है, तो करंट का डायरेक्शन जिस तरफ से जा रहा है उसी तरफ से इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। I1 Z1, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखा जाएगा ये, I1 Z1 प्लस I1 Z3। देखिए I1 मूव कर रहा है, I1 Z1 में जा रहा है, I1 Z3 में जा रहा है। अब जो Z3 इम्पीडेंस है उसमें I1 तो इस तरह से ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन जो I2 है सेकेंड लूप का वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो नेगेटिव ऑफ I2 भी फ्लो हो रहा है, तो हम लिखेंगे माइनस I2 Z3 माइनस से प्लस E माइनस E इक्वल्स टू 0। या इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं I1 Z1 प्लस Z3 माइनस I2 Z3 इक्वल्स टू E, इक्वेशन नंबर 1। अब लूप सेकंड की बात करते हैं। लूप सेकंड लूप में चलते हैं। सेकेंड लूप में जो करंट है, मेन करंट है वो I2 है, जो Z3, Z2 एंड Z4 में फ्लो हो रही है।
अब Z3 में क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में I1 भी फ्लो हो रहा है और Z4 में भी इसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में I3 भी फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले लिखते हैं I1 के टर्म्स में लिख लेते हैं, ईजी रहेगा। कितना I1 फ्लो हो रहा है, नेगेटिव का, माइनस I1 Z3 प्लस I2 में क्या क्या फ्लो हो रहा है, Z3, I2 Z3, I2 Z2, I2 Z4। तो I2 कॉमन लेके हम लिख देंगे Z2 प्लस Z3 प्लस Z4। और इस करंट जो इम्पिडेंस है Z4, इसमें नेगेटिव I3 भी फ्लो हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस I3 Z4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपकी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी सेकेंड। नाउ लूप थर्ड की बात करते हैं। लूप थर्ड में देखिए, करंट मेन जो करंट है वो I3 है और Z4 और Z5 में फ्लो हो रही है। Z4 में अपोजिट डायरेक्शन में I2 भी फ्लो हो रहा है, तो हम लिखते हैं माइनस का I2 फ्लो हो रहा है Z4 में, माइनस I2 Z4 प्लस I3 Z4 प्लस Z5 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें तीनों लूप्स के लिए तीन इक्वेशंस मिल गई हैं। इक्वेशन 1 जो लूप 1 के लिए है, इक्वेशन 2 लूप सेकंड के लिए और इक्वेशन 3 लूप थर्ड के लिए। हम I1, I2 और I3 की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इनको सॉल्व करने का सबसे इजी मैथमेटिकल स्टेप क्या हो सकता है कि हम इसे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के फॉर्म में सॉल्व कर लें। तो तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं I1, I2, I3। अब हम इक्वेशंस में हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो I1 का कंपोनेंट है वो Z1 प्लस Z3 है, I2 का कंपोनेंट माइनस Z3 है और पूरी इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में कहीं भी I3 नहीं है, इसलिए जो I3 का कंपोनेंट है वो 0 है। ऐसे इक्वेशन सेकंड के लिए अगर हम बात करें तो इक्वेशन सेकंड में आप देख सकते हैं जो I1 का कंपोनेंट है वो माइनस Z3 है, I2 का कंपोनेंट है वो Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 है और जो I3 का कंपोनेंट है वो माइनस Z4 है। नेक्स्ट इक्वेशन थर्ड, इसमें I1 का कंपोनेंट कहीं भी नहीं है तो 0 और जो I2 का कंपोनेंट है वो माइनस Z4 और I3 का कंपोनेंट है Z4 प्लस Z5। ठीक है, इक्वल्स टू इक्वेशन 1 में पोटेंशियल E था, नेक्स्ट में कुछ भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, तो E 0 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब अगर हम ये जो आपकी डिटरमिनेंट है Z1 प्लस जो डिटरमिनेंट है आपकी Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 0 माइनस Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस Z4 0 माइनस Z4 प्लस Z5। इसको अगर हम डेल्टा Z से लिखा जाए तो, क्योंकि बार बार सॉल्व करने में इतना बड़ा लिखने से बेटर है, हम इसे डेल Z से डिनोट करेंगे आगे। और डेल्टा Z एज यू ऑल नो, डेल्टा Z कैसे सॉल्व किया जा सकता है, डेल्टा Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस, तो Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 इंटू Z4 प्लस Z5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस Z4, तो माइनस का Z4 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है माइनस का Z3 लिखना था, तो माइनस का पहले ही है तो प्लस का Z3
ये इक्वेशन ये हो जाएगा माइनस Z3 इंटू Z4 प्लस Z5। जो ये वाला कंपोनेंट है 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 रह जाएगा, तो कुछ वैल्यू नहीं आएगी। और थर्ड इक्वेशन जो बनी, थर्ड जो पार्ट है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इतना आपका डेल्टा Z आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी इक्वेशन है वो इतनी डेल्टा Z आएगी। अब आपको आई कैलकुलेट करना है, I1 I2 और I3 कैलकुलेट करना है। तो कैसे कर सकते हैं आप? I1 इज इक्वल टू यही तरीका कि इस मैट्रिक्स में I1 कैलकुलेट करने का तरीका है कि I1 वाला जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम को इससे रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, ओवर डेल्टा Z करके। जो आप शायद पढ़ चुके हैं, क्रेमर्स का जो नियम है उससे सॉल्व कर रहे हैं हम। E00 माइनस Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस Z4 0 माइनस Z4 प्लस Z5 ओवर डेल्टा Z, ठीक है। तो ये आपका हो गया I1 इज इक्वल टू दिस। इसको हम डेल 1 कह लेते हैं, तो ये हो जाएगा डेल 1 ओवर डेल Z, ठीक है। इसी तरह से I2 कैलकुलेट कर लेते हैं। I2 में क्या करेंगे, जैसे यहाँ E00 किया है वहाँ सेकेंड कॉलम में आप E00 पुट कर देंगे और सेम एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 0 E00 0 माइनस Z4 प्लस Z5 ओवर डेल्टा Z। तो इसको हम डेल 2 बोल देते हैं, डेल टू ओवर डेल Z। सिमिलरली हम जो लास्ट करंट है I3 उसके लिए भी लिख सकते हैं। इसमें हम थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा आपका Z1 प्लस Z3 माइनस Z3 0 माइनस Z3 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस Z4, और इसको हम लिख देंगे E00 ओवर डेल Z। इसको हम डेल 3 बोल देते हैं ओवर डेल Z। इन तीनों इक्वेशंस में जो हमने I1 कैलकुलेट किया उसे हमने कहा डेल 1 ओवर डेल Z आ रहा है। I2 जो है हमारा डेल 2 ओवर डेल Z आ रहा है, और I3 हमारा डेल 3 ओवर डेल Z आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नेटवर्क के आर्थ लूप में या आरवे पाश में जो करंट की वैल्यू होगी वो होगी IR इज इक्वल टू डेल R ओवर डेल Z। तो ये आपका मैश और लूप एनालिसिस, किसी भी सर्किट को अगर मैश और लूप एनालिसिस से सॉल्व करना है तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।